जब किसी चालक से कोई विद्युत स्रोत जोड़ा जाता है तो उस विद्युत स्रोत के कारण चालक के सिरों के मध्य विभव बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है। माना कि हमने एक चालक लिया है और उसको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। उस विद्युत स्रोत के कारण उस चालक में मान लीजिए 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो सकती है। तो जैसे ही हम उस विद्युत स्रोत को चालक से जोड़ते हैं तो एकाएक उसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पीयर नहीं होता। उस धारा का मान 0 से लेकर 5 एम्पीयर धीरे धीरे बढ़ता है। भले ये क्षणिक परिवर्तन है, लेकिन कुछ क्षण तो 0 से लेकर 5 एम्पीयर पहुंचने में लगता ही है। इस दौरान जब धारा के मान में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है तो उससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी चालक से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है, और यदि वो बंद परिपथ के रूप में हो तो उसमें प्रेरित धाराएं बहने लगती हैं। तो यदि हम एक कॉइल, एक कुंडली लें और उसे विद्युत स्रोत से जब हम जोड़ते हैं तो उस विद्युत स्रोत के कारण उस कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो उस धारा के मान को अधिकतम पहुंचने के लिए क्षणिक समय लगेगा, और उस समय उस कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है बच्चों? इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वो स्वयं उत्पन्न हुई हो। अभी उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? उसके उत्पन्न होने का कारण है धारा के मान को 0 से लेके अधिकतम बढ़ना। तो वो उस मान का, उस कारण का अपोज करेगी, विरोध करेगी। तो यहाँ धारा की दिशा, मतलब प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होगी। लेकिन यदि हम विद्युत स्रोत को उस परिपथ से हटा देते हैं, मतलब ऑफ कर देते हैं हम स्विच, उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो चालक में बहने वाली धारा है वो भी एकाएक 0 नहीं हो जाती। उसमें भी धारा के मान को 0 होने में क्षणिक समय लगता है। मान लीजिए 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो वो एकाएक 0 नहीं होगी, उसको भी क्षणिक समय लगेगा 0 तक आने में। उस कंडीशन में भी धारा के मान में कमी आ रही है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। उस कंडीशन में भी उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा कैसी होगी? उसकी दिशा ऐसी होगी कि वो अपने ही कारण का विरोध करेगी। यहाँ पे कारण क्या है? धारा के मान में कमी, मतलब घटना, तो वो उसी को ही विरोध करेगी। तो इस समय जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो मुख्य धारा की दिशा में होगी, मतलब वो मुख्य धारा के मान को बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसी घटना को बच्चों हम स्वप्रेरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह प्रेरण की प्रक्रिया उसी कुंडली में हो रही है जिस कुंडली में मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है, और वो मुख्य धारा के ही बदलाव के कारण को विरोध कर रही है। तो इस घटना को बच्चों हम स्वप्रेरण के नाम से जानते हैं। अब ये स्वप्रेरण के कारण ही ऐसा होता है बच्चों कि कभी हम बल्ब को ऑफ करते हैं, यदि हम बल्ब यूज़ करते हैं घर पे और उसको ऑफ करते हैं तो एकाएक वो बल्ब तेज़ी से ग्लो होता है, बहुत तेज़ी से जलता है। नॉर्मल तरीके से जितनी उसकी तीव्रता होगी, बंद करते समय कभी हम ऐसा पाते हैं कि वो बहुत तेज़ी से जलता है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसके मान में, धारा के मान में कमी आती है जब हम बंद करते हैं। तो उसका विरोध करने के लिए एक प्रेरित धारा उस परिपथ में बहने लगती है जिसकी दिशा मुख्य धारा की दिशा होगी, क्योंकि मुख्य धारा की कमी का विरोध करेगी तो वो उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में पहले मुख्य धारा बह रही थी, जिसके कारण बल्ब की तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसे ही स्वप्रेरण के कई और प्रयोग हैं, इससे जुड़े कई और उदाहरण हैं जिसको हम प्रयोग द्वारा आगे समझते हैं। स्वप्रेरण। स्वप्रेरण की घटना को हम एक प्रयोग की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रयोग में
हम एक सरल परिपथ लेंगे और सरल परिपथ को कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे। इस परिपथ ने हमने जोड़ा है एक बैटरी, एक कुंजी, एक बल्ब और एक तांबे की तार जिसको कुंडली के रूप में हमने लिया है। और ये तांबे की तार हमारे लिए प्रेरक कुंडली यानी कि इंडक्टर की तरह काम करती है। जब प्रेरक कुंडली में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो प्रेरक कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसीलिए इसे प्रेरक कुंडली का नाम दिया गया है, क्योंकि धारा को प्रवाहित करने से इसमें प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है। जब हम इस परिपथ को पूर्ण करते हैं इस कुंजी की सहायता से तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। बच्चों, वास्तव में चालक तार से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, पर यहाँ हमने धनात्मक आवेश धारा की दिशा में दर्शाने का प्रयास किया है। अब ये धनात्मक आवेश यानी कि धारा जब प्रवाहित होगी इस तार में तो इस कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी बल रेखाएं हमको दिखाई दे रही हैं। जैसे ही हम इसको अपूर्ण करते हैं स्विच की सहायता से परिपथ को, तो यहाँ करंट का प्रवाह, धारा का प्रवाह रुक जाता है। अब हम फिर से इस कुंजी को लगा के देखते हैं। वास्तव में जब धारा प्रवाहित होगी तो ये सिर्फ कुंडली से ही नहीं प्रवाहित होगी, बल्कि इसके साथ जुड़े समांतर क्रम में बल्ब से भी धारा प्रवाहित होगी। हम देख सकते हैं बच्चों, अब इस धारा के प्रवाह को देखें तो कुंडली में धारा का मान कम है और इस बल्ब वाले परिपथ में धारा का मान ज़्यादा है, क्योंकि आवेशों की संख्या कुंडली में कम दिख रही है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब धारा धीरे से परिपथ में शून्य से अधिकतम होती है तो इस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। इससे जुड़ा फ्लक्स 0 से अधिकतम होने में कुछ समय लेता है, जिसके कारण इस कुंडली में प्रेरित विभव बल उत्पन्न हो जाता है और इस परिपथ में प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। अब हम आगे देखें तो ये बल्ब जल उठ रहा है, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। अब धारा इस बल्ब में से भी प्रवाहित हो रही है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आवेशों की संख्या यानी धारा का मान कुंडली में भी बढ़ जाता है और ये अब एक नियत मान या धारा इस कुंडली में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि अब धारा का मान नियत हो चुका है। इस स्थिति में बल्ब भी जल रहा है और धारा भी प्रवाहित हो रही है, एक नियत धारा प्रवाहित हो रही है। पर जैसे ही परिपथ को भंग करते हम स्विच की सहायता से, तब अब स्वप्रेरण के कारण जो प्रेरित धारा है वो इस धारा के मान को बढ़ाने के लिए इस बल्ब से गुजरेगी और बल्ब कुछ समय के लिए जल उठता है, क्योंकि प्रेरित धारा की दिशा कुछ ऐसी होती है कि वो अपने ही कारण का विरोध करती है। यहाँ जब परिपथ को भंग किया गया तो धारा के मान में कमी आई, इसलिए जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो मुख्य धारा के दिशा की ओर होगी, यानी कि वो मुख्य धारा के मान को बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिसके कारण बल्ब क्षणिक रूप से जल उठता है। अब बच्चों, हम किसी कुंडली से जुड़े स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक को जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक कुंडली लेते हैं। आप देख सकते हैं इस कुंडली में कई फेरे हैं और जैसे ही इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और हम ये मान के चलते हैं बच्चों कि इस कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब यदि इसमें n फेरे हैं तो इसके हर फेरे से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स एक समान होगा। अब इस कुंडली में यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि मुख्य धारा के मान को यदि हम परिवर्तित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अगर इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इस कुंडली के हर फेरे से उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा का योग जो है इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा के बराबर होगा।
मतलब इस कुंडली में प्रत्येक फेरे में जो प्रेरित विभव बल उत्पन्न हो रहा है इस कुंडली के कुल प्रेरित विभव बल के बराबर होगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है और प्रत्येक फेरों से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स phi b है, तो यदि मैं n को phi b से गुणा करूं, यानी कि n phi b लिखूं, तो वो कहलाती है फ्लक्स बंधता की संख्या। यदि हम ऐसी कुंडली ले रहे हैं जिसमें फेरों की संख्या n है और उसमें हम I धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो परिभाषा के अनुसार हमने देखा है कि किसी भी कुंडली में यदि धारा को प्रवाहित की जाए तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो एक फेरे में जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, n फेरे में n इंटू उतना ही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं n phi b समानुपाती है प्रवाहित होने वाली धारा के, मतलब फ्लक्स बंधता की संख्या समानुपाती है प्रवाहित होने वाली धारा के। और इस प्रकार हम सूत्र में लिखेंगे n phi b समानुपाती है I के। और हम आगे देखें तो n phi b बराबर L I लिखेंगे, जहाँ पर L क्या होगा, L एक समानुपातिक नियतांक है, क्योंकि हमने समानुपातिक चिन्ह हटाया है, बराबर का चिन्ह डाला है, तो वहाँ पे एक नियतांक लिखेंगे जिसे हम लिखते हैं समानुपातिक नियतांक। और इस समानुपातिक नियतांक को हम कहते हैं स्वप्रेरकत्व या फिर उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। यदि हम इसको आगे देखें सूत्र अनुसार तो L बराबर बनेगा n phi b अपॉन I। यदि इस सूत्र में मैं I बराबर 1 लिखूं, यानी उस कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस कंडीशन में हमको क्या प्राप्त होगा, L बराबर n phi b प्राप्त होगा। मतलब फ्लक्स बंधता की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम स्वप्रेरकत्व की परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, सिर्फ सूत्र को हमको ध्यान देना है। सूत्र में हमने क्या किया, I को 1 लिया है। जब I को 1 लिया है तभी तो L बराबर n phi b लिया हमने। इसीलिए हम क्या कहेंगे, जब प्रवाहित होने वाली धारा का मान इकाई हो तो उस स्थिति में किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक उससे जुड़े फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है। फैराडे के दूसरे नियम से किसी भी कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और इस नियम के अनुसार यदि हम देखें तो इस कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विभव बल E बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डी n phi b अपॉन डी टी। n phi b क्यों लिया हमने, क्योंकि phi b एक फेरे से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स है और हमारे पास कुल कितने फेरे हैं, n, इसलिए यहाँ पर हमने फ्लक्स बंधता की संख्या को लिया है, इसलिए यहाँ पर हमने phi b के स्थान पर n phi b लिखा है। अभी हमने देखा n phi b बराबर कितना होता है, L I, तो अब n phi b के स्थान पर मैं लिख दूंगी L I और यहाँ से हमारा समीकरण चेंज होकर मिलेगा E बराबर माइनस डी L I अपॉन डी टी। अब L क्या है, L तो स्वप्रेरकत्व है, यानी कि एक गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक है, ये एक समानुपातिक नियतांक है, इसलिए इसे हम अवकलन के बाहर लिखेंगे क्योंकि ये एक नियतांक है। हम लिखेंगे E बराबर माइनस L डी आई अपॉन डी टी। अब इस समीकरण में मैं यदि डी आई अपॉन डी टी को 1 लेती हूँ, मतलब धारा में परिवर्तन की दर यदि इकाई होगी, डी आई अपॉन डी टी का मतलब है धारा में परिवर्तन की दर, समय के साथ साथ धारा में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है उसको मैं यदि इकाई लूँ तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा E बराबर माइनस L। यदि संख्यात्मक रूप में देखूं तो E बराबर बनेगा L। तो उस कंडीशन में स्वप्रेरकत्व किसके बराबर हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कब, जब धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो, तब हम
स्वप्रेरकत्व गुणांक की दूसरी परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख पाएंगे। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न होता है। मतलब प्रेरित विभव बल तो कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कब? जब उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो। तो इस प्रकार हमने स्वप्रेरकत्व की दो परिभाषा देखी। इस स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। बच्चों, हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए जब इसको हम मात्रकों में प्रदर्शित करेंगे तो इसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर H से दर्शाते हैं। अब बच्चों, हम इस हेनरी की परिभाषा देखते हैं। हेनरी की परिभाषा इस सूत्र से ही निकाली जाएगी। सूत्र अनुसार है E बराबर L di/dt। यहाँ से L का फॉर्मूला क्या मिलता है हमको? L बराबर हमको प्राप्त होता है E/di/dt। अब हमको E का मात्रक लिखना है और di/dt का मात्रक लिखेंगे। E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को हम किससे नापते हैं? इसे हम वोल्ट में नापते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा वोल्ट। di/dt मतलब धारा परिवर्तन की दर, इसे मैं लिखूंगी एम्पियर प्रति सेकंड। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि 1 वोल्ट हो और धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो इसे हम कहते हैं 1 हेनरी। क्योंकि ये 1/1 है, कितना मिलेगा हमको? 1 ही प्राप्त होगा। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर प्रति सेकंड बराबर होता है 1 हेनरी। तो इस प्रकार यदि हम हेनरी को परिभाषित करें, यानी कि स्वप्रेरकत्व गुणांक के मात्रक को परिभाषित करें, तो किस प्रकार लिखेंगे? यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाता है। वैसे बच्चों, हेनरी बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम हेनरी के स्थान पर छोटे मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी। इन लोग में मिली हेनरी और हेनरी तथा माइक्रो हेनरी और हेनरी में क्या संबंध देखते हैं? एक मिली हेनरी बराबर होता है 10⁻³ हेनरी, और यदि एक माइक्रो हेनरी हम देखें तो 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 10⁻⁻6 हेनरी। और इसका विमीय सूत्र हम देखें तो L का यानी स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र हमको प्राप्त होगा mL² T-2A-2। तो इस प्रकार बच्चों हमने हेनरी को परिभाषित किया, स्वप्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा भी देखी, दोनों परिभाषाएं देखी, और उसका विमीय सूत्र भी यहाँ पर हमने देखा। अब बच्चों, हम किसी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक ज्ञात करते हैं। एक परिनालिका कैसे तैयार की जाती है? हम इसमें कोई विद्युतरोधी बेलनाकार पदार्थ लेते हैं जो कि बेलन के आकार का है, और उसमें हम तांबे के तार के कई फेरे लपेट देते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक आधार है बेलनाकार जो कि विद्युतरोधी है, और इसमें हमने तांबे की तार को लपेट दिया है, N फेरों में लपेटा है। यहाँ पे जो N है, कैपिटल N है, वो कुल फेरों की संख्या है। यहाँ फेरे नज़र आ रहे हैं हमको, ये जो कैपिटल N लिखा है ये कुल फेरों की संख्या है। और यदि हम स्मॉल n लिखते हैं, यानी कि वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। इस परिनालिका की लंबाई हम L ले रहे हैं और इसकी त्रिज्या हम R ले रहे हैं। एक आदर्श परिनालिका की लंबाई अधिक होती है उसकी त्रिज्या की तुलना में, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इसकी लंबाई अधिक है इसकी त्रिज्या की तुलना में। और जब हम ऐसी परिनालिका लेते हैं जिसकी लंबाई अधिक हो उसकी त्रिज्या की तुलना में, तो उस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब उसमें से धारा प्रवाहित की जाती है तब, तो वो चुंबकीय क्षेत्र हम एक समान ले सकते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई अधिक है। तो इस प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर बनेगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के रूप में लिया जा सकता है। यदि छोटी होगी तो इसमें से बल रेखाएं फैलती हुई नजर आएंगी,
उस कंडीशन में हम वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं लेते हैं, लेकिन जब लंबाई अधिक हो त्रिज्या की तुलना में तो उसके अंदर उसके अक्ष में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे एक समान लिया जा सकता है। तो अभी इस स्थिति में भी हमने एक परिनालिका ली है जिसकी लंबाई L, त्रिज्या R है, इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है और स्मॉल n से दर्शा रहे हैं, मतलब वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, यानी n बराबर होगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। अब यदि हम इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं जिसका मान हमने लिया है I, उस कंडीशन में इसके अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला दिया जाएगा B बराबर म्यू नॉट एन आई, जहाँ म्यू नॉट क्या है, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। अभी हमने ये माना है कि ये जो कुंडली है इसके अंदर निर्वात है, तो निर्वात की चुंबकशीलता हम क्या लेंगे, म्यू ज़ीरो से दर्शाएंगे। स्मॉल n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और I प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। इस कंडीशन में यदि हम देखें n के स्थान पर कैपिटल N अपॉन L भी लिखा जा सकता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा B बराबर म्यू नॉट n I अपॉन L। यदि हर फेरे से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो, क्योंकि जब धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो हर इसके फेरे में चुंबकीय फ्लक्स बद्ध होगा। यदि प्रत्येक फेरे से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, B इंटू ए, जहाँ A क्या होगा, A इस परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। यदि हम इस परिनालिका को साइड से देखें, इसको अनुप्रस्थ काट को देखें तो वो कैसा नज़र आएगा, सर्कुलर नज़र आएगा। तो जो A है यहाँ पर वो इस परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब यहाँ हम लोग मान रख देते हैं, तो फाई बी बराबर मिलेगा, B का मान क्या प्राप्त हुआ है यहाँ देखते हैं हम लोग, B का मान मिला है म्यू नॉट एन आई अपॉन L। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, किससे, A से गुणा कर दिए। अब हमें ज्ञात करना है इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, तो हम L का फॉर्मूला लिखेंगे। L बराबर होता है N फाई बी अपॉन I, जहाँ N फाई बी फ्लक्स बंधता की संख्या है, क्योंकि फाई बी जो है एक फेरे से जुड़ा हुआ फ्लक्स है। हमारे पास कुल कितने फेरे हैं, N फेरे हैं, तो हम इसको N से गुणा कर दिए हैं। तो L बराबर मिल रहा है हमको N फाई बी अपॉन I। अब हम फाई बी का मान रखते हैं, तो L बराबर हमको मिलेगा N अपॉन I, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे म्यू नॉट N I अपॉन L इंटू A। अब इस समीकरण में हम देखें, ऊपर भी I है, डिनोमिनेटर में भी I है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और हमारे पास फाइनली समीकरण क्या मिलेगा। अब समीकरण प्राप्त होगा L बराबर म्यू नॉट, N को N से गुणा कर दिए तो ये N स्क्वायर हो जाएगा, A अपॉन L। तो इस प्रकार स्वप्रेरकत्व गुणांक का, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र हमको ज्ञात होता है L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, जहाँ स्मॉल l परिनालिका की लंबाई है, कैपिटल L स्वप्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरण गुणांक है। अब यदि हम उस परिनालिका में कोई माध्यम रख देते हैं जिसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो, तो हम यहाँ पर केवल म्यू नॉट नहीं लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर उस माध्यम की चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता को भी शामिल करना पड़ेगा। उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर N स्क्वायर A अपॉन L। अब इस सूत्र से हम देखते हैं कि किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो हम देखें, इसका पहला कारक है उस परिनालिका के अंदर उपस्थित जो उसका क्रोड है, उस क्रोड की आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों फॉर्मूले में म्यू आर आ रहा है, तो उसकी मतलब क्रोड के पदार्थ की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो ज़रूर स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करेगी। कैसे प्रभावित करेगी, फॉर्मूले के अनुसार हम देखें तो L और म्यू आर के बीच में कैसे संबंध बन रहा है। अगर बाकी सबको हम एक नियतांक मान के चलें तो इसका संबंध कैसा बन रहा है, समानुपाती का संबंध बन रहा है।
इसका मतलब यदि उस क्रोट की आपेक्षिक चुंबकशीलता अधिक होगी तो स्वप्रेरकत्व भी अधिक होगा। इसीलिए हम लोग परिनालिका में किसका इस्तेमाल करते हैं? नर्म लोहे की क्रोट का, क्योंकि जो नर्म लोहा है उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता अधिक होती है। अब सेकंड देखते हैं हम ये किस पे निर्भर कर रहा है, फॉर्मूले में ही देखते हैं हम। यहाँ पर देख रहे हैं L और N के बीच में, मतलब कुल फेरों की संख्या के बीच में कैसा संबंध दिख रहा है? ये भी समानुपाती का संबंध दिख रहा है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं L समानुपाती है N स्क्वायर के, मतलब फेरों की संख्या अधिक होगी तो स्वप्रेरकत्व भी अधिक होगा। इसलिए जब हम लोग लंबी परिनालिका लेते हैं जिसमें फेरों, मतलब ऐसी परिनालिका लेते हैं जिसमें फेरों की संख्या अधिक हो, तो उस समय स्वप्रेरकत्व का मान अधिक होता है। अब आगे देखते हैं हम, जो L है स्वप्रेरकत्व है वो किस पे निर्भर कर रहा है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। मतलब ये जो परिनालिका का अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल हमने A लिया था, तो ये A पर निर्भर कर रहा है, वो भी कैसे? समानुपाती। इसका मतलब क्षेत्रफल अधिक होगा तो स्वप्रेरकत्व भी अधिक होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो स्वप्रेरकत्व भी कम होगा। अब इसी सूत्र में हम देखते हैं बच्चों कि L का मान L पर, मतलब परिनालिका की लंबाई पर कैसे निर्भर कर रहा है? ये व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है। यदि बाकी सबको हम लोग एक नियतांक मान लें तो इस पे कैसे निर्भर कर रहा है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब परिनालिका यदि लंबी होगी तो उसका स्वप्रेरकत्व कम होगा, और परिनालिका यदि छोटी होगी तो उसका स्वप्रेरकत्व अधिक होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला भी ज्ञात किया, और इस पर ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है इसे भी हमने सूत्रानुसार ज्ञात किया है।